और ऐसा एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो ज्वेलरी बिजनेस पर्टिकुलर है वो जितना एक्सपीरियंस आदमी चलाता है उतना बढ़िया रहता है, और शायद ज्वेलरी पूरा बिजनेस अंकल से गिरा हुआ है। ज्वेलर्स ने पैसा बहुत कमाया, तो जो पैसा कमा लेता है ना उसका एक माइंडसेट होता है कि मैंने ऐसे ही करके कमाया, ऐसे ही दुनिया चलती है। और आप करेक्ट हो कि हमारी इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी है। मतलब मुंबई के ज्वेलर्स जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं पूरे इंडिया में इंडस्ट्री में, वो भी थे कि यार ज्वेलरी ऑनलाइन थोड़ी बिकेगी। ऐसी कौन सी 3 स्ट्रेटजी आपकी है जो हर फाउंडर को अपनानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कस्टमर बन सके? वैल्यू फॉर मनी पहली चीज़, उसको लगना चाहिए कि जो वो ले रहा है, जितना भी कर रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ वो है। दूसरा, ये लेने के बाद मेरी ज़िंदगी। आपको भी शिफ्ट नजर आ रहा है अभी इंडस्ट्री के अंदर? ब्राइडल ज्वेलरी चली जाएगी और एकदम स्मॉल एलिगेंट ज्वेलरी शादी में पहनी जाएगी। जल्दी तो नहीं जाएगा, बिकॉज ब्राइडल ज्वेलरी ना लड़का लड़की जिनकी शादी हो रहा है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। उसमें माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि भाई हमें अपने बच्चों को ये ज्वेलरी देनी है ना, वरना समाज क्या कहेगा। अर्चित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। क्या हाल है सर आपके? बहुत अच्छा है। हमारा पॉडकास्ट देखा सर आपने पहले? बहुत देखा है, बहुत फॉलो करता हूँ। लेटेस्ट याद है आपको? नहीं, लेटेस्ट तो अभी ऐसा नहीं याद है, बट काफ़ी देखे हैं। मतलब आई कीप ऑन व्यूइंग द पॉडकास्ट, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो काफ़ी देखे हैं। मेरे सवाल बस यही पूछने का मकसद था, जो आपने आंसर दिया सीखने को मिलता है। सो एक फाउंडर्स जिम की एक कम्युनिटी बन चुकी है सर, और मैं 100% श्योर हूँ कि जितने फाउंडर्स हैं और जो एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं वो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, और जब आपने बोला सीखने को मिलता है, बस यही हम चाहते हैं कि जितने भी फाउंडर्स है वो एक फाउंडर्स की जर्नी से सीखे, चाहे मिस्टेक सीखे, चाहे वो कुछ करना चाहता हो वो सीखे। तो इस पॉडकास्ट में हम यही सारी बातें करेंगे। अर्चित जी, तो थोड़ा सी अपने बारे में आप बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी इस जर्नी में कैसे आए? So I belong to a tier 2 city in UP. It's Saharanpur, it's near Dehradun. So my family is into business for more than 80 years. So I did my BTech in electronics and communication 2014 from JP College Noida. So after that I worked for 2 years and I joined my family business. In the meantime, I started two startup which were not able to do good in that. तो कॉलेज के 4th ईयर में स्टार्ट किया था एक thelolcenter.com। तो उसका था कि एक हम सोशल मीडिया बना रहे थे फॉर दी मीम्स एंड जोक्स वीडियोस एंड एवरीथिंग। सो इट डिडंट वर्क विद द फोर को-फाउंडर्स ओनली, तो वो तभी हमारा वाइंड अप हो गया था। देन आई डिड जॉब फॉर 2 इयर्स। उसके बीच में मैंने एक और स्टार्टअप किया था फॉर द सिल्वर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो उस टाइम आई वाज टू अर्ली टू हैव द नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज, हाउ टू रन अ कंपनी। तो फिर वो नहीं मैं रन कर पाया। 3-4 मंथ्स में आई वाइंड अप दैट। फिर जॉब किया, फिर मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। लेगेसी बिजनेस है पूरा? इट्स अ लेगेसी बिजनेस। क्या करते हैं एग्जैक्टली? So it's a gold jewelry business. So my grandfather, my uncles, so everyone has a jewelry business. So my grandfather passed in 2011. After that, my uncle took that business, and my father have another shop. So everyone is in a family is into jewelry business. सो ये सराफा बाजार के नाम से है अभी? तो नहीं, फैमिली बिजनेस है जयमाला ज्वेलर्स, जयमाला जो है साइट। जो मेरे फादर की शॉप है। इट्स नेम्ड आफ्टर माय ग्रैंडमदर। एंड जो मेरे फादर का था वो कस्तूर चंद जैन ज्वेलर्स, वो चाचा के पास है इस टाइम। तो ये अलग है। तो जब मैं 2017 में अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है ना, तो मेरे को थोड़ा टाइम जब मैं बैठा तो हमेशा से मेरे को था कुछ अलग करना है ना। जो सब भेड़ चाल में कर रहे हैं वो तो नहीं करना है, हमेशा था कुछ अलग ही करना है। तो जब मैं फैमिली बिजनेस पे बैठा तो मैंने चीज़ों को समझा कि ऐसे इंडस्ट्री वर्क करती है। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ 2018-19 में कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि मैं सहारनपुर में बैठा बैठा मुंबई के मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करके माल मंगवा सकूँ। ठीक है, हम भी माल बेचते हैं, हमें भी हमारे कस्टमर को नया माल चाहिए, या राजकोट के मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर सको। तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने गूगल किया, गूगल में मेरे को एक वेबसाइट मिली, और उसका यूआई इतना मुश्किल था कि मैं थोड़ा बहुत टेक समझता हूँ, मेरे को ही नहीं समझ आया कि कौन यूज़ कैसे करूँ इस प्लेटफॉर्म को। फिर एक और प्लेटफॉर्म होते हैं, वो होता है B2B एग्जीबिशंस, कि आप एग्जीबिशंस में विजिट करो। और मेरे को टियर 2 सिटी में होने की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन कब होती है, कहाँ होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती थी। फिर उसके बाद आया कोविड। कोविड में ये एग्जीबिशंस भी बंद हो गई। ठीक है,
मुझे लगा यार ये एक राइट टाइम है, हमारे इंडस्ट्री को एक टेक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। बट मेरे में ये डर था कि मेरे जो कनेक्ट्स थे ना वो सिर्फ सहारनपुर तक थे, है ना, सहारनपुर के बाहर तक नहीं थे। अब जो मेजर ज्वेलरी इंडस्ट्री वो करती है मुंबई से करती है। हमारे ऐसे शहर में एक ज्वेलर अगर मुंबई की एग्जीबिशन में विजिट करता है ना, वो ही अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो बहुत नॉलेजेबल है और इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। अब मेरी फैमिली कोई मुंबई के या दिल्ली के मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड नहीं थी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो था कि शायद मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। बट मुझे लगा कोविड है, खाली बैठे हैं, बंद बैठे हैं, करते हैं, ठीक ना। तो आई स्टार्टेड, तो सराफा बाज़ार ऐप वहाँ से चालू हुआ। सराफा बाज़ार, हिंदी में ज्वेलरी मार्केट को हम सराफा बाज़ार बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज़ इन द नॉर्थ हैव अ मार्केट व्हिच इज़ टर्म्ड एज़ सराफा बाज़ार, राइट। मतलब जब हम साउथ में बात करते हैं तो लोग इंदौर की सराफा बाज़ार बोलते हैं कि वो खाने वाले इंदौर से आए हो क्या? तो नो, खाने वाले इंदौर के मार्केट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वहाँ भी वो ज्वेलरी मार्केट है जो रात को स्ट्रीट फूड कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो इट्स अ डिफरेंट कंपनी ऑल टुगेदर अदर देन माय फैमिली बिजनेस। 8 साल हो गए इसको टोटल बिजनेस को। 5 साल हो गए, 2020 कोविड में हमने चालू किया, मई में। 5 साल से अभी आप खुद का रन कर रहे हो। तो आपको क्यों लगा कि मतलब फैमिली बिजनेस नहीं करना चाहिए? मतलब सब तो फैमिली बिजनेस के लिए मरते हैं। मतलब फैमिली ओन बिजनेस को बोला जाता है कि अगर फैमिली की लेगेसी को बरकरार रखा गया तो शायद आपके बच्चे भी आगे उसको बरकरार रखेंगे, आगे चीज़ें चलती रहेगी और बहुत बड़ा होता जाएगा। सो आई हैव अ एल्डर ब्रदर जो कि बिजनेस को रन करते हैं फादर के साथ, वो कर ही रहे थे। और जैसे मैंने कहा मेरे को हमेशा तक कुछ तो अलग करना है, कुछ नया करना है, तो वो उस बिज़नेस को मैंने समझा, अपने भैया फादर दोनों से बहुत कुछ सीखा, इंडस्ट्री में ज्वेलरी मार्केट कैसे करते हैं। फिर ये मेरे को था खुद का करना है, तो आई स्टार्टेड। और ये पहले मैंने छोटे से स्टार्ट किया था, फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुंबई के ज्वेलर्स ने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज जहाँ पे वो माल सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, टियर 4 सिटी, नॉट टियर 2 और 3, टियर 4 सिटी से भी लोग ऑर्डर कर देते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को आज के टाइम में हमारी ऐप की वजह से। तो एक बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स उन लोगों को मिलता है। तो ऐसी जर्नी बढ़ती चली गई एंड वी आर इन दी मुंबई। बट कोविड के टाइम पे आपने स्टार्ट किया, उस टाइम पे स्ट्रगल रहा आपको? तो सब बंद हो गया था उस टाइम तो। कोविड ना होता तो मैं स्टार्ट ना कर पाता, पहली अच्छा, बात, ऐसा भी है। है ना। उसका मेन रीज़न क्या है, मैं शॉप पे जाता था, पूरा दिन आप थक जाते हो, रात को इतना टाइम नहीं मिलता है। जब आप पूरा दिन घर बैठे हो, आपके पास टाइम है, आई कॉल मेनी कॉलेज फ्रेंड्स, उनसे गाइडेंस किया क्या क्या करना चाहिए, मेरा ये आइडिया है, तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस किया, तो मैं इस तरह से हमने प्लेटफॉर्म रेडी किया। तो वो जो खाली टाइम मिला ना, प्लस ज्वेलर्स को मैंने ये समझाया कोविड हुआ, अब पता नहीं कब तक कोविड चलेगा, क्या होगा, बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो ज्वेलर्स को भी लगा कि एग्जीबिशंस जो ऑफलाइन होती है उसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला था, जैसे मैंने बताया 2018 में एक प्लेटफॉर्म मैंने गूगल किया था, वो अहमदाबाद का था, ठीक है। उसके बाद जब हमने चालू किया उस टाइम एक ऑलरेडी मुंबई का प्लेटफॉर्म चलता था, ऑलरेडी एक बैंगलोर का प्लेटफॉर्म चलता था। बट द वे वी सर्विस पीपल, है ना, जो रिस्पॉन्स आया लोगों को, तो लोग आज भी सराफा बाज़ार को जानते हैं। मतलब आप पूरे इंडिया में ज्वेलर्स पे चले जाओ, आई बेट 5 में से 3 ज्वेलर्स आपको कहेंगे कि सराफा बाज़ार यूज़ करते हैं या हमने इसके बारे में सुना है। 4 भी हो सकते हैं बट 2 नहीं होंगे। कितने ज्वेलर्स है पूरे इंडिया में अगर बात करें? एग्जैक्ट डेटा नहीं है बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो है अराउंड 4 लाख ज्वेलर्स हैं इंडिया में, सिर्फ 4 लाख? ज्वेलरी शॉप्स, सिर्फ 4 लाख 4 से पूरे 5 इंडिया में? पूरे इंडिया में। बहुत कम है ना ये तो। हाँ, तो एक बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है और छोटा नीश और मार्केट। आप बोलो 4 लाख में से 1 लाख ज्वेलर्स आपके प्लेटफॉर्म को जानते हैं, यूज करते हैं? या चाहे तो जानते हैं या यूज़ करते हैं, वाओ। बिकॉज द मार्केटिंग जो हमने किया है डेप्थ में जाके, ग्राउंड मार्केटिंग किया है, डिजिटल मार्केटिंग किया है, एग्जीबिशंस में अपना स्टॉल लगाया है, काफ़ी सारे ज्वेलरी इवेंट्स को स्पॉन्सरशिप दिया है, तो हमने पूरा इंडिया कवर किया है। 2020 से पहले मेरे को सहारनपुर के बाहर नहीं पता था, आज आई हैव कनेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, लोग पूरे प्लेटफॉर्म को हमारे जानते हैं। तो मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे आता है और जो लेना चाहता है स्मॉल ज्वेलर्स, वो उनसे लेके सामान ले लेता है। राइट, तो इट्स अ सर्चिंग प्लेटफॉर्म, मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट करते हैं अपना बिजनेस, और जो रिटेलर्स होते हैं वो आते हैं, डिज़ाइन देखते हैं कि मार्केट में क्या नया चल रहा है और डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर पाते हैं। और ये वही मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो बड़े ब्रांड्स को भी सप्लाई करते हैं, लाइक तनिष्क, मालाबार, कल्याण, जयलकास। तो ये उनको भी सप्लाई करते हैं ये, और होलसेलर्स और रिटेलर्स को भी सप्लाई करते तो हैं। डिज़ाइन सही मिल सकती है? मतलब एक तनिष्क के शोरूम में अगर जाके मैं एक बहुत शानदार 4 लाख का एक
हार खरीदूँ वाइफ के लिए, और वही एक लोकल शोरूम में, लोकल शॉप पे जाके सेम मिलेगा, और मेरी वाइफ और वो सामने वाली एक लड़की सामने मिल जाएगी, तो खून हो जाएगा ना सर। नहीं देखो, पहली चीज़ तो ज्वेलरी में ज़्यादातर कॉपीराइट नहीं होता है डिज़ाइन का, लेकिन ये बड़े ब्रांड्स कैसे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं, उनके डिज़ाइनिंग, मान लो उन्होंने 500 डिज़ाइन दिखाया, 500 डिज़ाइन में से उन्हें 2 ही डिज़ाइन पसंद आए, तो वो उस मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये 2 पीस आप किसी और को नहीं बेचोगे, ठीक है? वो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक एमओक्यू साइन भी होता है कि भाई इतने एमओक्यू हम आपसे खरीदेंगे और आप ये किसी और को नहीं बेचोगे। अगर नहीं ले पाते हैं तो आप डिज़ाइन दे सकते हो, बट वही डिज़ाइन आप किसी और मैन्युफैक्चरर से बनवाना चाहो देखकर, अगर आपके पास डिज़ाइन है तो बन जाएगा। उन्होंने कोई कॉपीराइट थोड़ी कराया, राइट? तो बट वो मैन्युफैक्चरर किसी और को नहीं बना के देगा, बट वही फिनिशिंग, सिमिलर डिज़ाइंस वो औरों को बेच सकता है। अच्छा ये बता, B2B में थे और मतलब अच्छा बिजनेस चल रहा है B2B के अंदर आपका, तो B2C में एंटर करने का क्या सेंस है अभी? जब हमने स्टार्ट किया था एक माइंडसेट से किया था कि हम एक B2B की कम्युनिटी बना रहे हैं, विच इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया। उसके बाद अब इस हमारे प्लान में एक फ्लॉ ये था कि आप जब मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करते हो तो देयर इज़ अ एमओक्यू चैलेंज। मिनिमम 20 लाख का माल आप लोगे, एक टाइप की वैरायटी, तो आप मैन्युफैक्चरर से धंधा कर सकते हो। बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे थे, उनको 20 लाख की खरीदी करनी थी, बट अलग अलग मैन्युफैक्चरर का माल चाहिए था, जो हमारे ऐप के थ्रू वो नहीं कर पा रहे थे। तो देयर वाज अ डिमांड इन द इंडस्ट्री कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ सिंगल सिंगल पीस ही बाय कर सके। तो हमारे माइंड में था कि हम इसके साथ एक B2B ई कॉमर्स भी स्टार्ट करेंगे। तो वी रैन इट फॉर 1.5 ईयर्स। हमने वो एकदम से पिवट कर दिया विद इन अ वीक। हमारा जो 12 करोड़ का ARR था जब हमने पिवट किया, मल्टीपल रीजंस थे पिवट करने के, लाइक एक तो उस टाइम गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है? आई सॉ कि कैसे गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड कम हो रही है। गोल्ड पे आज आज भी लोग बुलिश हैं। पीपल आर मोरली शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन बॉन्ड्स और फिजिकल गोल्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो ज्वेलरी जो है आज लॉकर के लिए बन गई है। तो लोगों को चाहिए ऐसी ज्वेलरी जो पहन सके, लॉकर वाली नहीं, ठीक है? प्लस आज से 2-3 महीने पहले मेरा भी माइंडसेट था नहीं गोल्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए, सिल्वर ज्वेलरी नहीं। बट आई विजिटेड एन एग्जीबिशन जहाँ पे मैंने सिल्वर ज्वेलरी देखी। इतनी सुंदर सिल्वर ज्वेलरी आज के टाइम में आती है कि आप गोल्ड, प्लैटिनम या इमिटेशन सब भूल जाओ। सो इतनी फैंसी ज्वेलरी थी, मेरे को लगा कि यार ये बिकेगा और इसका डिमांड है। गोल्ड का रेट भाग गया है, लोगों को चाहिए रोज़ पहनने वाली ज्वेलरी, फैशनेबल ज्वेलरी जिसकी वैल्यू भी हो। तो एक दिन रात को मैं बैठा नोकी को, अपनी वाइफ को बोला, नोकी वी आर पिवटिंग। शी वाज लाइक क्या? तो समझ नहीं आया। मैंने कहा हमें B2B बंद करके B2C कर रहे हैं, लोगों की डिमांड है और ये राइट टाइम में इंडस्ट्री में आने का, ऐसा। इवन तो इन्वेस्टर्स को भी नहीं समझ आया, एकदम हो के आ गया। तो मैंने 1 वीक लगातार लोगों से बात की, अपने इन्वेस्टर्स से, कि हम ऐसा कर रहे हैं। वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं और जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं गोल्ड वाले, उनको समझ नहीं आया कि गोल्ड से एकदम सिल्वर क्यों आ रहा है। एक माइंडसेट है ना कि गोल्ड से आप सिल्वर डाउनग्रेड कर रहे हो भैया। बट आई गेस दिस इज़ द डिमांड विच इंडस्ट्री हैज़ फॉर द फास्ट फैशन। ऐसे हमारी जो सिल्वर भी है ना, वो फास्ट फैशन में मैं आपको बोलूँगा, बिकॉज हमारी ज्वेलरी आपने एक बार ले ली, आप अगली बार आओगे तो 90% वो डिज़ाइन नहीं मिलेगा दोबारा। मतलब आपका ये, आपने एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करी, शायद आपके नेटवर्क के अंदर एंजल इन्वेस्टर से कोई कस्टमर भी आपका एक आपको एंजल इन्वेस्टर के रूप में मिल गया? तो हमारे सारे इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे कस्टमर्स ही हैं, ठीक है? तो जून अराउंड जून 22 मैं फंडिंग ढूंढ रहा था। मैं सहारनपुर में ही था उस टाइम। तो कुछ इन्वेस्टर से बात कर रहा था, तो उसमें एक बार मेरे कस्टमर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अर्चित भाई आप ना मुंबई आओ। तो मैं उनसे आज तक उससे पहले एक ही बार मिला था, मुंबई आके उनके ऑफिस पे मिला था। तो उन्होंने कहा अर्चित भाई आप मुंबई आओ। मैंने कहा भैया मेरा आने का मन है, बट मैं पहले एक फंडिंग देख रहा हूँ तभी तो मुंबई आ सकता हूँ। क्या एक काम कर, 1 महीने के लिए मुंबई आ जा। उनके पास अपना मार्केट में ऑफिस है। कि आप, तूने मेरा ऑफिस देखा है? मैंने कहा देखा है। आप यहाँ आओ 1 महीना मेरे ऑफिस में, बाहर पीछे सोफे पे बैठो, आपको जो भी काम करना है। वहाँ वाईफाई है, वहाँ पे प्रिंटर है, आपको जो करना है आप वहाँ का। और मैंने कहा ठीक है, साउंड्स गुड। फिर मेरे कज़न यहाँ पे रहते हैं मुंबई में, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा कि 1 महीने की बात है, आ जा मेरे यहाँ फ्लैट में, दूसरा रूम खाली है, आ जा। तो मैंने घर पे बोला मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, इवन दो मुझे पता था कि ये 1 महीना
कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मैं आपका बिज़नेस जो जमा जमाया बिज़नेस है वो छोड़ के मुंबई जा रहा हूँ। तो वो 1 महीने के लिए मनाया। फिर मेरी मदर ने, मेरे को भी 2 साल बाद पता लगा, मेरे कज़न से भी बात की, कज़न ने उनको समझाया कि नहीं मौसी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो आई केम टू मुंबई। और इवन तो जो वो ज्वेलर हैं, मैं कभी फिर उस 1 महीने में उनके ऑफ़िस जाके नहीं बैठा, बट उन्होंने मेरे को इतना सा सपोर्ट दिया ना, एक पुश दिया, तो मैं मुंबई आ गया। फिर मेरे को ये था कि इस बीच में मैं कुछ इन्वेस्टर्स से मिलूँगा, फंडिंग लूँगा, एंड इन द मीनवाइल जो ज्वेलर्स थे, हाँ, मैन्युफैक्चरर्स, कुछ को जो हमारे डे 1 से हमारी जर्नी देख रहे थे, जो काम, जो ऐप, बड़े-बड़े लोग जिनके पास पैसा था, जिनके पास कनेक्ट्स थे, वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं क्रिएट कर पाए। ये एक छोटे से शहर के बच्चे ने बना दिया, जिसमें पोटेंशियल है। तो कुछ मार्केट के ज्वेलर्स मिलकर आए और उन्होंने ही हमारा फर्स्ट राउंड हमें दिया। अच्छा अर्चित जी, ये बात बताइए कि जैसे ज्वेलरी बिजनेस जो है, मतलब कोई नया नया लड़का आएगा, जैसे शॉप पे बैठा है और फिर कोई सामान परचेज करने जाता है वहाँ पे, तो उनको लगता है यार ये तो नया नया लड़का है, ये क्या मेरे को बताएगा, ये तो बेचने की फिराक में रहेगा। और ऐसा एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो ज्वेलरी बिजनेस पर्टिकुलर है, वो जितना एक्सपीरियंस आदमी चलाता है उतना बढ़िया रहता है। और शायद ज्वेलरी पूरा बिजनेस अंकल से गिरा हुआ है, तो आप उनके साथ काम कर रहे हो डायरेक्टली, तो वो आपको नहीं बोलते कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा, तुम ये बता रहे हो ये तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो दुनिया देखी है, तुम तो अभी अभी आए हो। तो ज्वेलर्स ने पैसा बहुत कमाया ना, ठीक है? तो जो पैसा कमा लेता है ना, उसका एक माइंडसेट होता है कि मैंने ऐसा ही करके कमाया, ऐसे ही दुनिया चलती है, ठीक है? और आप करेक्ट हो कि इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी है। बट तो जैसे हमने प्लेटफ़ॉर्म जब डे 1 पे चालू किया, तो तब मतलब मुंबई के ज्वेलर्स, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं पूरे इंडिया में इंडस्ट्री में, वो भी थे कि यार ज्वेलरी ऑनलाइन थोड़ी बिकेगी। बट हम जब लाए, कुछ लोग प्लेटफ़ॉर्म पे आए, तो धीरे-धीरे लोग यूज़ करने लगे, तो बहुत चीज़ें आसान लगने लगी, है ना? जब वो यूज़ करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो एक फ्रिक्शन आता है, तो वो जब ओवरकम हो जाता है, तो लोग उसको यूज़्ड टू हो जाते हैं। स्टिल मार्केट में ऐसे लोग हैं, लाइक सबसे बड़ी चीज़ है हॉलमार्किंग। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी नंबर, कि हर ज्वेलरी पे एक यूनिक कोड होगा। आप BIS की ऐप पे डालोगे तो पता लग जाएगा कि वो ज्वेलरी प्योर है या कितनी कितनी उसमें प्योरिटी है। तो बहुत सारे ज्वेलर्स आज भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं कि वो हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचे, और इसी को यूज़ करके ब्रांड्स जो हैं अपने आप को आगे जा रहे हैं, है ना? वो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचते हैं, है ना? और ज़्यादा चार्ज करते हैं, ज़्यादा मेकिंग चार्ज करते हैं सेम चीज़ का। तो जो अपग्रेड हो रहा है, वो अपना बिज़नेस ग्रो कर रहा है। जो उसी माइंडसेट से बैठा है कि नहीं ऐसे ही चलता है, उसका बिज़नेस धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। करेक्ट, आप सिल्वर ज्वेलरी में अभी ज़्यादा बिलीव कर रहे हो अभी, ऐसा आपका मानना है सिल्वर ज्वेलरी का? नहीं, सो आई एम बुलिश ऑन गोल्ड एज़ अ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ डेली वियर ज्वेलरी इज़ सिल्वर। अच्छा, इसमें एक 925 सिल्वर सिल्वर ज्वेलरी वर्सेस इमिटेशन ज्वेलरी, तो अगर अब मैं ऐसा रख दूँ अभी, और जैसे आपने भी पहन रखा मैंने भी पहन रखा है, तो क्या कोई थर्ड पर्सन डिफरेंशिएट कर पाएगा दोनों में? देखो, सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी की बात नहीं है, आप गोल्ड, आजकल इमिटेशन ज्वेलरी ऐसी आने लगी है कि आप उसको डायमंड ज्वेलरी के बराबर में रख दो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इमिटेशन का अपना मार्केट है, डायमंड का अपना है, गोल्ड का अपना है। आज एक ब्रांड है जो वो मतलब वर्मिल ज्वेलरी, डर्मिफाइड ज्वेलरी बेच रहा है, वो आप सामने रख दो, गोल्ड ज्वेलरी लगती है, ठीक है? गोल्ड तब भी बिकता है। तो डिमांड हर चीज़ की है, इट्स की जो पहनने वाला है, उसको चाहिए कि मैं कुछ प्रीशियस पहनूँ, जिसका कुछ वैल्यू हो, ठीक है? तो वो इंसान इमिटेशन की जगह सिल्वर पहनेगा। लाइक जो गोल्ड ज्वेलरी में बिलीव करता है, बट आज मतलब मैं आपको अपनी वाइफ़ का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी हमारा 1 साल पहले शादी हुआ है, तो उसको वो इयररिंग्स पहन के बोर हो गई। डायमंड की इयररिंग्स थे, गोल्ड की इयररिंग्स थे। तो कि मेरे को नया चाहिए। मैंने कहा नो, कि गोल्ड एकदम से थोड़ी खरीद सकता, मन करा बोर हो गया एक और खरीद लेता है डायमंड का। तो और वही चीज़ आप सिल्वर में कर सकते हो। आई एम नॉट ओके कि वो इमिटेशन पहने, आई एम ओके कि वो सिल्वर पहने। इट हैज़ सम वैल्यू एंड प्रीशियस समथिंग। तो सिल्वर में वो आ रहा है। और जब तक मैंने वो ज्वेलरी नहीं देखी थी एग्जीबिशन में जाके, तब तक मैं भी नहीं बिलीव कर पा रहा था। और आज उसका सारा ज्वेलरी, जो इवन जो पतली सी गोल्ड की चेन है वो भी लॉकर में है, वो सब सिल्वर पहनती है। आपने बूट स्टेप स्टार्ट किया पूरा या नहीं? हाँ, जब स्टार्ट किया था बूटस्ट्रैप किया था। घर वालों से पैसे लिए पूरे या नहीं लिए?
सो 10,000 रुपये लिए थे, वो भी इसलिए लेने पड़े बिकॉज बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा था, तो करंट अकाउंट खोलने के लिए 10,000 रुपये चाहिए था, वो मैंने लिया। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जो लोग सोचते हैं ना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं। यार आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आप कर सकते हो। ठीक है, कोविड था, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, मेरा लैपटॉप भी ख़राब था। मैंने अपने फ्रेंड से लैपटॉप लिया उसका, एंड उसका लैपटॉप भी कहीं काम आता नहीं है ज़्यादा, वो भी ऐसे ही बड़ा था और उस पर इतने बड़े बड़े 3 ब्लैक होल्स थे स्क्रीन पे लिटरली। तो मैंने उससे बनाया प्लेटफॉर्म को, और कोविड था तो शॉपिफाई भी ना 1 महीना 2 महीने के लिए आपको फ्री ट्रायल दे रहा था उस टाइम। तो हमारी वेबसाइट शॉपिफाई पे बेस्ड थी। तो आई स्टार्टेड, अपना क्रेडिट कार्ड लगाया, 1-2 महीना फ्री था, उसके बाद जब बिल पे करने की बारी आई तो क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दिया। अब जब क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने की बारी आई 1 महीने बाद, तब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। तो उसी रेवेन्यू को हमने री इन्वेस्ट किया और प्लेटफॉर्म को मार्केट किया और इतना बड़ा बनाया। जब भी एक फाउंडर की ज़िंदगी में 2 ही फेज़ आते हैं। पहला बूट स्टेप वाले फाउंडर्स की ज़िंदगी में, पहला वो बूट स्टेप होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा से कमाने लगे होता है। पहला जो फेज़ होता है, उसके बाद पैसे नहीं होते हैं, उसके बाद टाइम खूब होता है। टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेता है। अब वो पैसा कमा लिया, फिर उसके बाद टाइम नहीं होता है। मतलब ये हर फाउंडर की कहानी और सिमिलर कहानी है, और ऐसा ही होता है और ऐसा ही ये चलता फाउंडर नहीं, सभी की कहानी है। है। बूट स्टेप वालों की कहानी है ये, जो खुद से बना रहे हैं। ये एक हर इंसान की कहानी है। कॉलेज टाइम में पैसा नहीं था, बहुत टाइम था, मस्ती करने की एनर्जी भी थी। बड़े हुए जॉब करने लगे जो लोग, उनकी भी यही कहानी है। अच्छा, सराफा बाज़ार पे हम ना ज़ीरो कमीशन मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो आप कैसे पैसा कमाते हैं? सो वी चार्ज अ मेंबरशिप फ़ी। जो भी मैन्युफैक्चर हमारी लिस्टिंग फ़ी होती है वो पे करता है, वो अपने प्रोडक्ट्स डाल सकता है, और एक रिटेलर डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये सिंपल सा मॉडल है हमारा। अच्छा, जब भी आप किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिशन से आप कम्पीट करते हो, तो उसमें एक उनका तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि उनका मार्केट सेट है, सब कुछ सेट है। सो आप उसको किस तरह से देखते हो? आप कैसे नए कस्टमर बनाओगे? बी2बी की बात करते हैं, अगर जो सराफा बाज़ार ऐप था हमारा, तो उसमें कंपटीशन था, बट वी वर द मार्केट लीडर्स फ्रॉम द डे वन, बिकॉज़ मेरा माइंडसेट क्लियर था। अगर मैं किसी से 100 रुपए चार्ज कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको 110 रुपए की सर्विस दूँगा, ठीक है? वो जो एक्स्ट्रा सर्विस हम देते थे, कमिट उनसे 100 का ही करते थे, बट देते थे 110 डिलीवरी। तो उस वजह से हम उसमें हमेशा बहुत एक आगे थे स्टेप। अगर हम बात करते हैं आईएमओरी, जो हमारा बी2सी सिल्वर ब्रांड है, या इसमें बहुत टफ कंपटीशन है। आज के टाइम में बहुत सारे छोटे ब्रांड्स भी हैं और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स भी हैं, तो इट्स अ वेरी टफ मार्केट फॉर अस टू क्रैक। बट मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड कनेक्ट्स इन द मार्केट। आई नो हाउ टू सोर्स द ज्वेलरी एंड आई अंडरस्टैंड द ज्वेलरी वेरी वेल। ठीक है, दूसरा जो हमारी ज्वेलरी है ना, अगर आप देखोगे, इट्स टू डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो भी बड़ा ब्रांड है वो बिग बेसिक कास्टिंग सीजेड ज्वेलरी होती है, वो ही रखता है। हमारी सीजेड ज्वेलरी पे फोकस कम है, हमारा इटालियन ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस है, बैंकॉक ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस है, जो एक फास्ट फैशनेबल ज्वेलरी होती है, जो डिफरेंट लगे, मतलब आप पहन के कहीं चलो तो क्या है, यार ये क्या पहना है। तो उस टाइप की ज्वेलरी पे हमारा ज़्यादा फोकस है। मैं मतलब 100 मतलब होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स से विजिट करने के बाद आई शॉर्टलिस्टेड 2 वेंडर्स जिससे मैंने मान लिया। तो आप ये देख सकते हो कि कितना रिसर्च करके मैंने सिर्फ नीश प्रोडक्ट्स और प्रोक्योर किए अपने प्लेटफॉर्म के लिए। अच्छा सर, फाउंडर्स ड्रीम में आए हो आप, और आपने अच्छा बिजनेस भी बनाया है। कस्टमर को एक्वायर करना, मतलब कस्टमर को ऑनबोर्ड करना अपने पास, ऐसी कौन सी 3 स्ट्रेटजी आपकी है जो हर फाउंडर को अपनानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कस्टमर बन सके? सो वैल्यू फॉर मनी, पहली चीज़ है ना, उसको लगना चाहिए कि जो वो ले रहा है, वो जितना भी कर रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ वो है जो उसमें ले रहा है। दूसरा, ये लेने के बाद मेरी ज़िंदगी अपग्रेड हो जाएगी, लाइक, है ना, और एक्चुअल होनी चाहिए, तभी वो दूसरे लोगों को रेफ़र भी करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सपना बेच दिया और अपग्रेड नहीं हुई तो नहीं, आपको फिर रेफरल्स नहीं मिलेंगे। तो सर्विस ऐसी दो कि आपको रेफरल भी मिले, उसी से बिज़नेस ग्रो होता है। और तीसरा? अ, तीसरा ऐसे, मतलब ये 2 मेजर हैं जो मुझे लगता है। अच्छा, ये हॉलमार्क जब से आया है सर, मतलब वैसे कब से आया है हॉलमार्क? हॉलमार्क कब से इंडिया हॉलमार्क में? बहुत टाइम से था, मतलब 20-1 साल से था, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हॉलमार्क एंड HUID, है ना? हॉलमार्क होता है कि आपने बस एक BIS का ट्रायंगल का साइन लगा दिया। HUID मतलब
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अब उस ट्राइंगल के साथ एक यूनिक नंबर भी छपेगा जो कि हर ज्वेलरी का अलग होगा। ये लगभग 5-6 साल से आया है मार्केट में, है ना। और अगर आपने दूसरी चीज़, पहले आप, अगर आपकी जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री वाली ज्वेलरी, आप उसको भी हॉलमार्क करा सकते थे, वो प्योरिटी कंप्लीट होना चाहिए। बट अगर आपने HUID करा, इट हैज़ टू बी इन वाइट, है ना। तो एक ये मेजर प्रॉब्लम है ज्वेलर्स के लिए जो वाइट में काम नहीं करना चाहते, वो अपना ज्वेलरी HUID नहीं करा पाते। आज भी इंडस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट चलती है अली? चलती है, बट या देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज जा रही है जब से HUID आया है। तो स्मॉल ज्वेलर्स को नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है? जो अपग्रेड हो रहा है, अपने बिजनेस को ब्लैक से वाइट ला रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो स्मॉल ज्वेलर हो चाहे बड़ा ज्वेलर हो। बट जो अपने माइंड को स्टक करके बैठा, नहीं मेरे को तो नहीं बदलना है, उसको नुकसान हो रहा है। बस एक ब्राइडल ज्वेलरी बहुत डोमिनेशन है मतलब इंडस्ट्री में कि मतलब फुल हैवी ज्वेलरी खरीदनी है। बट मेरे को थोड़ा सा शिफ्ट नज़र आ रहा है कि नहीं अभी हल्का पहनना है, थोड़ा करना है। तो क्या आपको भी शिफ्ट नज़र आ रहा है अभी इंडस्ट्री के अंदर ब्राइडल ज्वेलरी चली जाएगी और एकदम स्मॉल एलिगेंट ज्वेलरी शादी में पहनी जाएगी? देखो, अभी जल्दी तो नहीं जाएगा, बिकॉज ब्राइडल ज्वेलरी ना, लड़का लड़की जिनकी शादी हो रहा है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते उसमें। माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि भाई हमें अपने बच्चों को ये ज्वेलरी देनी है ना। वरना समाज क्या कहेगा, वरना खुद का हमारा वो क्या कहेगा कि मैंने अपने बच्चों को क्या दिया। तो मेजरली वो है। और बहुत सारे जो आप देखो जो जॉब करते हैं, लाइक मैं हूँ, अपना यूपी से छोड़ के मुंबई बैठा हूँ, मेरे पास यहाँ लॉकर नहीं है, प्रॉपर सेफ नहीं आया, आई लिव ऑन रेंट। मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी लेके नहीं आया। या हमारे पास रखवा देना तो अच्छा। रखवा सब रख लेंगे। जो ब्राइडल ज्वेलरी है इस मिंट फॉर मतलब लॉकर आज के टाइम में। और मतलब मेरी कज़न को जो शादी में मिली, उसको भी था कि नहीं मेरे को ना पैसे दे दो, मैं इससे प्रॉपर्टी ले लूँगी, मैं इसका फिजिकल गोल्ड ले लूँगी, और मेरे को ज्वेलरी नहीं चाहिए, पहनना ही नहीं है। यूएस में पहनते नहीं है आजकल, यहाँ भी नहीं पहनते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग। तो एक शिफ्ट आएगा धीरे धीरे, बट जो डेली वियर है उसमें सबको लाइट वेट ही चाहिए। मोटी चेन दो, आप पहले तो ना 2 तोला 50 तोला पहना, नहीं स्लीक सी चाहिए भाई। चाहे वो गोल्ड की हो चाहे सिल्वर की हो, अलग चीज़ है, बट स्लीक चाहिए। बट जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहा होगा उसको एक बिजनेस आइडिया तो आ ही गया होगा आई थिंक सुनते सुनते। अच्छा जो ज्वेलरी है उसके लिए लोकर बनाया जाए ताकि उनको रेंट मिले अच्छा खासा। नहीं, वो ट्रस्ट कहाँ से गेन करेंगे, बैंक से पर एक ट्रस्ट। स्टार्टअप है ऐसा बैंगलोर में जो भी ये कर रहा है। हाँ, वो हमारे पॉडकास्ट पे भी आए थे और उन्होंने बोला कि हम उनके अपार्टमेंट में ऐसा सेफ सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे उनकी जितना भी कीमती सामान है वहीं रख सके उनके अपार्टमेंट के अंदर ही। अच्छा, तो गोदरेज वगैरह के लॉकर्स आते हैं, यू कैन कीप यू घर में रखने में तो टेंशन है ना। हाँ। और बोल रहे हैं हम आप पे ध्यान रखेंगे। अच्छा, और रातों रात लेके भाग गए तो हो गया। हाँ वो भी हो सकता है तो फ्रॉड तो भी। मतलब मैं तो ट्रस्ट करूंगा कि मतलब बैंक में ही रखूंगा। आजकल तो बैंक भी खाते हुआ उठ जाते हैं पता नहीं तो सुबह उठे पता चला बैंक ही गायब है आजकल। अच्छा सर बताओ B2B प्लेटफॉर्म हो गया B2C भी हो गया स्टार्ट कर लिया है अब नेक्स्ट क्या इंटरनेशनल जाने का इरादा है? अभी तो नहीं प्लान है। अभी बिकॉज इंडिया मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा है, एंड B2C जस्ट हमने लॉन्च किया है। तो अभी तो इंडिया बहुत बड़ा है, वी वांट टू एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड इन द होल इंडिया। बट हाँ, फॉर एनी अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर वी आर ओपन फॉर दैट, बट या अभी कोई प्लान नहीं है। अभी कहाँ पे स्टोर आ रहे हैं आपके? पवई मुंबई में पहला स्टोर आ रहा है हमारा। कब आएगा ये? अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा लॉन्च हो जाएगा, लेस देन अ मंथ। हाँ। और कितना बड़ा स्टोर है? हमको बुलाओगे नहीं बुलाओगे आप? बनाएंगे। इट्स 250 स्क्वायर फीट। तो एक नॉर्मल स्टोर चालू किया है हमने। अच्छा एक ज्वेलर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है वो बताओ आप। ये तो अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं अपन, दुखी किस में होता है ज्वेलर? देखो, हर ज्वेलर की अपनी परेशानी है। लाइक आज के टाइम में मतलब बहुत बड़ा पेन आज के टाइम में जो चल रहा है, एक तो गोल्ड का रेट भाग गया, वो अलग पेन पॉइंट है। दिल्ली में एक ज्वेलर है, इंस्टाग्राम में उसकी बहुत वीडियोस आती है, 5% मेकिंग पे ज्वेलरी दे रहे हैं, या 3% पे दे रहा है। तो वो ज्वेलर्स के लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि कैसे compete करें। आज सारे ज्वेलर्स इस रेस में भाग गए हैं कि हम सस्ता माल खरीदें, सस्ता बेचें, तभी धंधा बचेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर खरीदने वाले का यही माइंडसेट होता, तो तनिष्क मालाबार ब्रांड कभी चलते ही ना, है ना। सेम ज्वेलरी जो एक लोकल ज्वेलर 10 से 18% मेकिंग पे बेचता है, वो ब्रांड मिनिमम 18 से 30% पे बेचता है, तब भी उनके पास भीड़ है।
तो जो माइंडसेट शिफ्ट नहीं हो रहा है ना ज्वेलर्स का कि कैसे ब्रांडिंग करें और वो सस्ते में, तो वो एक कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पीछे लेके जा रहा है। और जो आज के टाइम में यंगस्टर्स, उनके बच्चे आगे पढ़ लिख के कम बिजनेस पे बैठ रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव है बिजनेस के लिए। जो बैठ जाता है, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, 2 साल जॉब ज़रूर कराओ, उसके बाद अपने धंधे पे लेकर आओ। मैंने भी जो 2 साल जॉब करी है उससे मैंने सीखा, तो आज मैं तभी सराफा बाज़ार जॉब की लर्निंग प्लस एक अपने इंडस्ट्री की लर्निंग को कंबाइन करके आगे कुछ बना पाए। मतलब या तो बहुत पैसा हो तो फिर आप बिजनेस को आगे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो चलता है, बट अगर आप मिडिल एज में हो, मिड सेगमेंट में हो, फिर आप बढ़ रहे हो, तो जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आप ये मत सोचो कि जॉब मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, लर्निंग के लिए कर रहा हूँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरा मन नहीं था जॉब करने का। आई वॉज लाइक कि बीटेक हो गया है, अब मेरे को दुकान पे बैठना है। और मैं पेरेंट्स फोर्स कि भाई ये दुकान तो है, कहीं जा नहीं रहा है ना, 2 साल बाद बैठ जाइए। मतलब वो बहुत अच्छा सजेशन था, मेरे को लगा ये बात तो सही है। आई वर्क फॉर 2 ईयर्स और जो लर्निंग थी वो लेके मैं, फिर उसके बाद मेरे को दुकान पे नहीं बैठना था बिकॉज मैं कमाने लगा था। बट या आई जॉइन माई बिजनेस। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपकी क्या लर्निंग रही, मतलब आपकी जॉब की लाइफ की क्या लर्निंग रही अभी तक? जॉब में मतलब मैंने सीखा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग होता है, कैसे स्टार्टअप्स वर्क करते हैं, कैसे वेबसाइट बनता है, कैसे कंपनीज चलती हैं, है ना। एक दुकान चलाना और कंपनी चलाने में बहुत फ़र्क होता है। लाला की दुकान और एक कंपनी में, मतलब आज भी मेरे और फादर की डिस्कशन, और मेरे इवन मेरा भैया मेरे से 3 साल बड़े हैं बस, है ना। उनका कल वो बीटेक करते दुकान पे बैठ गए, वो और मेरी मैच नहीं कर पाती है बिकॉज वो दुकान चला रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, कंपनी अलग तरीके से चलती है। जॉब नहीं की होती तो मेरा ये माइंडसेट ना डेवलप हो पाता। अच्छा, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मैसेज आपका? आप तो सक्सेसफुल हो गए हो ना, जो एस्पायरिंग फाउंडर्स हमको सुन रहे होंगे। भूख होनी ज़रूरी है, भूख है तो आप बना लोगे। और फेलियर, लाइफ में एक फेलियर डजेंट मीन आप लाइफ में फेल हो गए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, लाइफ में ना एक मतलब मैं तो 14 में था उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप का क्रेज़ था, आज भी है बट उस टाइम बहुत ज़्यादा था 14-15 की एज में, कि अभी नहीं बनाया तो कभी नहीं बना। वो एक माइंडसेट बहुत गलत है कि भाई अभी नहीं बनाया तो कभी नहीं बनाया। जब आप चालू कर दो वो राइट टाइम है। फाउंडर्स 20 वाले भी होते हैं बट वो कम होते हैं, 30s वाले भी होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, 40s वाले शायद थोड़ा वो अपनी लाइफ में और खर्चे में हो जाते हैं, बट 30 एक वेरी गुड एज होती है। 28 to 35 आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सर। थैंक यू अर्चित जी फॉर थैंक यू, कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू, एंड काफ़ी अच्छा डिस्कशन था।